तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। आप ईमानदारी से एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ रहे होंगे। आपने असर्शन रीज़न को लगाने की जो टेक्निक्स है वो सीख चुके होंगे। आपको एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अब तो समय नहीं है। क्लियर। तो ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया था ताकि आप लोगों से बात कर सकूं मैं। डायरेक्टली तो मिलना पॉसिबल है नहीं, तो इनडायरेक्टली ही बात किया जाए। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी से 2 साल पढ़े हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को, तो आपको बेटा उसका फल मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा, याद रखिएगा, कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो नहीं हो पाएगा। और वो अगर वो 4-5 सवाल अगर वो आएंगे भी तो छोड़ देना ना, छोड़ देना। 340 नंबर भी अगर बायो में आ रहा है तो क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। तो 5 सवाल आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। पेपर को लगाने का जो अप्रोच होगा वो मतलब अगर कुछ टफ सवाल आ गया तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो नहीं किसी को आ रहा, हमको पता है तुम कैसे पढ़े हो कैसे नहीं पढ़े हो। ठीक। तो ये भी एक मेरे बहुत दिन मन में था कि एक दिन मैं ऐसे अपने डायरी में लिखा था कि ये पुराने जब हम कभी पढ़ते थे तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो थे और उनके रिलेटेड फील्ड्स जो थे, वैसे पढ़ाते समय तो बताया ही जाता है, तो जो जो मुझे समझ में आया वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। मेन तो एम बातचीत करने का ही था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आ जाओ। चलो भाई। तो देखो सबसे पहले बेटा सबसे पहले है बेटा अर्नस्ट मेयर, जो आपकी 11th की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता था, क्योंकि बेटा 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा फेमस थे ये। क्यों? क्योंकि ये इवोल्यूशन पे बहुत अच्छा काम किए थे, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इवोल्यूशन पे। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे बेटा। उसके बाद मैथियास स्लीडन, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ठीक है। जूलियस वॉन सैक्स, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ये बात कहाँ लिखी है? ये बात प्लांट फिजियोलॉजी में लिखी है। ठीक है भाई। चलो। थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान बेटा क्या थे? ये जर्मन के क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। तो याद रखना हमारी पुरानी एनसीईआरटी में बेटा ना यहाँ पे क्या लिखा था? ब्रिटिश लिखा था। समझ पाए? तो ब्रिटिश लिखा था, लेकिन उसने उन्होंने करेक्ट कर दिया। आज आप अभी इस साल करेक्ट किया ना। हम पहले जब भी पढ़ाते थे तो मैं बोलता था बेटा लिख लो ब्रिटिश, लेकिन जो स्टैंडर्ड किताब है उसमें दोनों लोग लिखा है, दोनों लोग जर्मनी के थे। ये मैं पढ़ा हुआ हूँ, आपको मैं किताब का रेफरेंस भी बता सकता हूँ। ठीक। तो अब आप मान के चलिएगा दोनों लोग जर्मन के थे। दूसरा वैन नील बेटा माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे बेटा। जब आप अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, अर्ली एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस में, तो वहां पे लिखा होगा। ठीक है। उसके बाद एल्फेंजो कॉर्टाई, कॉर्टाई का नाम आपने सुना है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पाया जाता है इनर ईयर में, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आपको पता होगा। ठीक है। तो जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करोगे तो जो पहला पेज है ना उसमें एल्फेंजो कॉर्टाई के बारे में लिखा गया है। उन्होंने ऐसा लिखा, इनिशियल में लिखा है कि वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स पे काम किए थे, फिर उनका जो फोकस था वो मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे शिफ्ट हो गया था। तो ये बातें लिखी हुई हैं। ठीक है। लेकिन वो थे क्या? इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, ये बात आप याद रखिएगा। वो इटालियन एनाटॉमिस्ट, सोचो भाई एनाटमी वाले लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। इटालियन एनाटॉमिस्ट थे। ठीक। पंचानन महेश्वरी बेटा, ये इंडियन बॉटनिस्ट, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इंडिया में। उसके बाद आरसी पनेट, आपको पता होगा पनेट स्क्वायर, जेनेटिक्स में आपने पढ़ाई होगा। ठीक है। जॉर्ज गेमो, ठीक है बेटा, फिजिसिस्ट थे बेटा, फिजिक्स वाला आदमी था। सोचो जेनेटिक कोड पे काम किया था। तुम लोग तो एक चैप्टर पढ़ने में तुम्हारी बैंड बज जाती है। सोचो फिजिक्स वाला आदमी जेनेटिक कोड पे काम कर रहा है। जब आप जेनेटिक कोड स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो ये उनके बारे में लिखा हुआ है। समझ पाए? तो ये थे वॉलिस साहब, एल्फ्रेड रसेल वॉलिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका कितना कंट्रीब्यूशन है इवोल्यूशन में आप कुछ नहीं कह सकते, बहुत बहुत बड़ा रोल है। डार्विन को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। समझ पाए? तो ये क्या थे? नेचुरलिस्ट थे बेटा। ठीक है। नेचर में बिलीव करने वाले लोग थे। लेमार्क साहब, लेमार्क साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी में। ठीक है। ये कहाँ के थे बेटा? ये भी नेचुरलिस्ट थे लेकिन फ्रेंच के थे। ठीक है। एडवर्ड विल्सन, ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे बेटा, ये आपकी इकोलॉजी में लिखा है बेटा। पॉल आर एरलिक, एरलिक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। ये भी वहीं पे लिखा हुआ है बेटा। ठीक है। जैकब एंड मोनेट, जैकब एंड मोनेट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, कहाँ पे? लैक ओपेरॉन में। ठीक है। तो लैक ओपेरॉन, तो जो जैकब थे बेटा वो जेनेटिक्स पे बेसिकली ये काम करते थे, और जो मोनेट थे बेटा वो बायोकेमिस्ट थे। उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये जर्मन के नेचुरलिस्ट थे और साथ ही साथ बेटा ये जियोग्राफर भी थे। ठीक है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इनको बोला जाता फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है बच्चा, लास्ट ईयर पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब तो इस साल तो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इन्होंने इकोलॉजी पे बहुत बड़ा काम किया था। इधर बगल के बीएचयू के ही थे, ये बीएचयू में ही ये काम करते थे। इनकी अभी भी बॉटनी डिपार्टमेंट में इनका लैब है अभी। ठीक है। और इन्होंने इन्होंने एक पीएचडी किया था, इन्होंने इकोलॉजी में पीएचडी किया था लीड्स यूनिवर्सिटी यूके में। ठीक है।
तो आप इनके बारे में याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे, बाकी तो आप हर लाइन पढ़िए। एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से सवाल आ जाएगा आप कुछ नहीं कह सकते। अगर रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पूछा जा सकता है, अगर रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पूछा जा सकता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये माइंडसेट बना के चलना, आप ये माइंडसेट आप बना के चलिएगा। क्लियर। उसके बाद लास्ट में एक आदमी को मैं कैसे भूल सकता हूं बेटा, जब हमारी सेल बायोलॉजी स्टार्ट होती है बेटा, तो एक मेन इंडियन साइंटिस्ट का नाम है बेटा, जिनका नाम था जीएन रामाचंद्रन। प्रोटीन बायोलॉजी में इस धरती पे बेटा अगर कोई प्रोटीन बायोलॉजी पे काम कर रहा है और बिना जीएन रामाचंद्रन को पढ़े हुए आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखना वहां पे लिखा हुआ है बेटा कि वो लीनियस पॉलिंग, शायद लिखा, वो लीनियस पॉलिंग से इन्फ्लुएंस थे। जो जीएन रामाचंद्रन थे वो प्रोटीन कन्फर्मेशंस पे काम करते थे, प्रोटीन बायोलॉजी पे काम करते थे। प्रोटीन कन्फर्मेशन समझते हो ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। लेकिन मेन काम जो इनका था ना बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे था, 2 डिग्री कन्फर्मेशन पे था। समझ पाए। एनसीईआरटी वहां नीचे लिखा भी रामाचंद्रन प्लॉट्स, समझ पाए। बिना रामाचंद्रन प्लॉट पढ़े कोई प्रोटीन नहीं पढ़ सकता बच्चा, क्योंकि अगर आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सीधे क्वाटरनरी थोड़ी पढ़ोगे, पहले प्राइमरी पढ़ोगे, सेकेंडरी पढ़ोगे, और अगर आपको सेकेंडरी जानना है तो रामाचंद्रन प्लॉट्स के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो बहुत बड़ा रोल है। ये सवाल नहीं आया, पता नहीं मैं क्यों चाहता हूं ये सवाल इस साल आ जाए। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट्स किसने दिया था, तो नाम ही है जीएन रामाचंद्रन। या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि रामाचंद्रन प्लॉट्स किससे रिलेटेड है, तो आएगा लिपिड कन्फर्मेशन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कन्फर्मेशन, प्रोटीन कन्फर्मेशन। तो आंसर करना प्रोटीन कन्फर्मेशन। तो ये छोटे छोटे कुछ बातें थी जो मेरे मन में थी, तो इसलिए मैं सोचा कि वीडियो के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जाए। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। समझ पाए, वो सबके लिए अच्छा सोचा है, तो वो मेरे लिए अच्छा सोचा है तो आपके लिए भी अच्छा सोचा है। तो ईमानदारी से लगे रहिए, जितना दिन बचा ईमानदारी से लगे रहिए, कंसंट्रेट होकर काम करेगा। एग्जाम सब लोग बराबर पढ़ते हैं, सब लोग बराबर पढ़ते हैं, लेकिन उस 3 घंटे में कौन ईमानदारी से, उस 3 घंटे में कौन ईमानदारी से शांत दिमाग से मतलब रेप्लिकेट करता है जो पढ़ा है 2-3 साल में, वही जीतता है बेटा। समझ पाए। और वैसे हार जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, कोई कभी नहीं हारता है। समझ पाए। शांत भाव से आप एग्जाम को दीजिएगा बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय।